Hello guys, once again I welcome you to this lecture of NABOSH International Journal Certificate. आज इस lecture में very first thing that we are going to discuss is the NABOSH International Journal Certificate IG2 Unit Risk Assessment Criteria. This criteria is really very important to understand because इस criteria की basis पे we are going to develop our report. और अगर इस criteria को हम 100% fulfill करते हैं in accordance with the requirements of NABOSH तो मैक्सिमम मार्क्स गेन करने के ज़्यादा चांसेस होंगे. अदरवाइज देयर विल बी अ लेस पॉसिबिलिटी टू इवन क्लियर इन दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन. इस रिपोर्ट के अंदर आपको बहुत सारे फीचर्स, बहुत सारे ऐसे पोर्शंस हैं, ऐसे टॉपिक्स हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको मालूम होना ज़रूरी है. आफ्टर दैट यू कैन कंप्लीट योर NABOSH IG2 रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट इन अ वेल रिटन मैनर. तो देखते हैं कि वो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि हमें बहुत ज़्यादा फोकस तरीक़े से लर्न करने की ज़रूरत है. इस क्राइटेरिया को समझने के बाद वी विल बी एबल टू राइट अ डिमांडेड रिपोर्ट, या इसको हम ये कह सकते हैं कि दैट इज़ द विनिंग रिपोर्ट. आफ्टर दैट वी विल बी एबल टू गेन मैक्सिमम मार्क्स फ्रॉम द NABOSH IG2 असेसर. ठीक है जी. तो लेट्स सी इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन्स द क्राइटेरियाज. देयर आर 4 पार्ट्स. 4 पार्ट्स हैं इस पूरी रिपोर्ट के अंदर दैट वी नीड टू फोकस ऑन. The first part is related to description of organizations and methodology used. इस सेक्शन में हम क्या चीज़ें कवर अप कर रहे हैं? पहली चीज़ द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. दिस इज़ द चेकलिस्ट. ये चेकलिस्ट आपके पास डाउनलोड्स में अवेलेबल है. इस चेकलिस्ट को जब भी आप अपनी IG2 की रिपोर्ट फॉर्मुलेट करेंगे, इस चेकलिस्ट को आपने अपने सामने रखना है एंड यू नीड टू मार्क कि आपने इस चेकलिस्ट के अकॉर्डिंगली वो तमाम पैरामीटर्स फुलफिल कर लिए. आपकी रिपोर्ट में ये तमाम रिक्वायरमेंट्स मौजूद है या नहीं. ठीक है जी. द फर्स्ट थिंग इज नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. जिस जगह आप काम कर रहे हैं, जो आपकी कंपनी का नाम है, ऑफिशियल नेम. अब बहुत सारे लोग अपनी कंपनी का नाम जो है वो डिक्लेयर नहीं करना चाहते, तो यू कैन यूज़ XYZ और यू कैन ऑल्सो यूज़ अ वेग और फेक नेम जो कि आपकी कंपनी से मुख्तलिफ हो. Second thing is site location. You need to brief your site location. ये कैसे करेंगे? That's what we will see in the next lecture, जिसमें मैं आपको पूरी रिपोर्ट ब्रीफ करूंगा. जो IG2 का सैंपल है that is released by NABOSH, उसको सैंपल की तरह ही आपने समझना है. उससे रिक्वायरमेंट्स हम फैच कर रहे होंगे. थर्ड थिंग इज नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड. उस ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, वर्किंग कर रहे हैं इस वक्त ऑन ग्राउंड या ऑफ ग्राउंड, या जो भी लोग उसमें इंक्लूडेड हैं. The journal description includes product manufactured, services offered. उस पर्टिकुलर कंपनी में कौन कौन सी प्रोडक्ट्स जो हैं वो मैन्युफैक्चर की जा रही हैं, कौन कौन सी सर्विसेज दी जाती हैं, एंड टाइप्स ऑफ द एक्टिविटीज़ अलॉन्ग विद द शिफ्ट पैटर्न्स. एक्टिविटीज़ क्या होंगी? वंस अगेन यू डोंट नीड टू बी वरीड अबाउट दैट, ये मैं आपको आगे ब्रीफ करूँगा. एंड द शिफ्ट पैटर्न्स 24 आवर्स की 3 शिफ्ट चल रही हैं, या 2 शिफ्ट्स हैं 16 आवर्स की, 16 आवर्स की, या फिर 8 आवर्स की एक ही शिफ्ट है, 9 to 5 या 9 to 6 वट एवर इट इज़. ये आपने चीज़ें मेंशन करनी है अपनी रिपोर्ट में. देन द मेथोडोलॉजी यूज्ड टू इंक्लूड सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेयर यू हैव फेच्ड दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन. ये आपने कहाँ से फेच की है? नंबर 1. नंबर 2, हु वाज कंसल्टेड व्हाइल प्रिपेयरिंग दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट. आपने किस किस से कंसल्ट किया ऑन ग्राउंड. दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जो डेटा आप फैच करते हैं, जो डेटा आप लिखते हैं अपनी रिपोर्ट में, दैट हैज़ टू बी रेफरेंस्ड एज वेल. तो वो किसी सोर्स से आपने लिया हुआ है, किसी से कंसल्ट करके लिया है. वो कौन लोग हैं? वो ग्रुप ऑफ पीपल हो सकते हैं. वो आपने ये नहीं कहना है कि वो अब्दुल शकूर जो है वो मुझे आकर ये बताएगा और अब्दुल रहीम जो है वो मुझे फला इन्फॉर्मेशन देगा. नो, दैट इज़ नॉट सो. आपने वो डेटा किस पर्टिकुलर सेट ऑफ पीपल से फैच किया है, ये भी आपको रिपोर्ट में ब्रीफ मैं कर दूंगा. Then how you decided on additional control measures if needed. आप कैसे डिसाइड करेंगे कि आपको कौन से कंट्रोल्स इनपुट करने हैं अगर नीडेड है. अगर आपकी जो एक सिचुएशन है, जो उस वक्त की रिपोर्ट जब आप बना रहे हैं, रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट आप बना रहे हैं उस वक्त ऑन ग्राउंड, और अगर आपको वो सिचुएशन ऐसी नज़र नहीं आती, दैट इज सेटिस्फैक्ट्री, then there is no need for the additional controls, but you can put your suggestions over there. Then moving towards part 2. Part 2 is the risk assessment. You need to identify minimum 10 hazards. अब ये कह रहा है 10 hazards minimum होने चाहिए. मैं आपको suggest करता हूँ if you want to really outstand, then try to put 12 to 15 hazards. आप 12 to 15 hazards choose करें और उसके ऊपर working करें.
सेकंड कह रहा है द आइडेंटिफाइड हैजर्ड्स आर टेकन फ्रॉम एटलीस्ट 5 हैजर्ड कैटेगरीज, देयर आर 7 मेनली हैजर्ड कैटेगरीज, और उसको हम सब कैटेगरीज में डिफाइन करके नियर अबाउट कोई 15-17 कैटेगरीज होती हैं जो आपको ये नज़र आ रही हैं यहाँ पर। तो इन कैटेगरीज में से भी आप चूज कर सकते हैं अपने हैजर्ड्स। अब बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, क्या हम 2 हैजर्ड कैटेगरीज में से 15 या 20 हैजर्ड्स डिफाइन कर सकते हैं? इट्स अप टू यू, बट वो निबोश की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर रहा। निबोश कह रहा है मिनिमम 5 हैजर्ड कैटेगरीज आपने चूज करनी है। तो इफ यू वांट टू आउटस्टैंड, चूज एटलीस्ट 5, मिनिमम 5, और मैक्सिमम आप 7 कैटेगरीज से भी अपने हैजर्ड्स को फॉर्मुलेट कर सकते हैं। क्लियर? इट्स नाउ क्लियर टू यू। आगे another requirement is that each column of the risk assessment table has been completed for each of the identified hazards। जो भी अपने हैजर्ड्स आइडेंटिफाई किए हैं उसके अकॉर्डिंगली आपने पूरा रिस्क असेसमेंट टेबल फिलअप करना है विद द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, अगर आप रेलेवेंट इंफॉर्मेशन या रेलेवेंट कैलकुलेशंस, चाहे वो क्वांटिटेटिव हो क्वालिटेटिव हो, इनपुट नहीं करेंगे तो फिर दैट वुड बी taken as the negative manner that you are just putting the data, you are just filling the risk assessment form, but you don't know what actually it is। ठीक है जी, तो इस चीज का बहुत ज्यादा अपने ख्याल रखना है। थर्ड पार्ट में कहता है prioritize 3 actions, at least 3 actions with justifications for the selection। तो आपको 3 actions prioritize करने और बताने that these actions you have to take depending upon the criticality, depending upon the risk profile। जितना हाई रिस्क होगा उतना ही ज्यादा आपका क्रिटिकल आपका प्रियोरिटी होगी जिसको आपने फौरन इंप्लीमेंट करना है। ठीक है जी, क्या कहता है? जस्टिफिकेशन इंक्लूड्स मॉरल, लीगल एंड फाइनेंशियल आर्ग्यूमेंट्स। आप अगर कोई भी एक्शन प्रियोरिटाइज कर रहे हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल, लीगल एंड मॉरल आर्ग्यूमेंट्स होना चाहिए वो। ठीक है, ये पहली रिक्वायरमेंट है, क्राइटेरिया में डिफाइंड है। Likelihood and severity considered for each action। Now here you can do the qualitative and quantitative parameters both। यहाँ पर दोनों एनालिसिस कर सकते हैं आप। बताएंगे आपके likelihood यानी चांसेस क्या हैं इस चीज़ के होने के, या इस हैजर्ड के नुकसान पहुंचाने के चांसेस कितने हैं, और अगर इसने नुकसान पहुंचाया तो उसकी सीवियरिटी कितनी होगी, उसका नुकसान पहुंचाना कितना ज़्यादा इन डेप्थ हो सकता है। तो दैट इज वॉट यू विल बी डिफाइनिंग विद ईच एक्शन, या आप डिफाइन कर रहे होंगे। Then description of how effective the action will be in controlling the risk of each action। आपने जो एक्शन दिया है, प्रपोज किया है, जो एक्शन आप लेने जा रहे हैं वो कितना ज्यादा इफेक्टिव होगा टू मिनिमाइज द रिस्क। हम एलिमिनेट नहीं कर सकते बट वी कैन मिनिमाइज हम जरूर कर सकते हैं। ठीक है जी। पार्ट 4 इज रिलेटेड टू रिव्यू, कम्युनिकेट एंड चेक। तो सबसे पहली चीज रियलिस्टिक रिव्यू डेट। बहुत सारे इंडिविजुअल्स क्या करते हैं, 10 दिन के बाद की रिव्यू डेट डाल देते हैं। Why you are reviewing again and again your risk assessment reports? There is a reason behind that। वो reasons क्या है? ऑडिट नोटिफिकेशंस है आपके पास, कोई ऑब्जर्वेशन है, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई इंसिडेंट हो गया, कोई नियर मिस अकर हो रहा है, आपका जो टाइम पीरियड है जो आपने रिव्यू का रखा हुआ होगा पहले वो कंप्लीट हो रहा है। तो इन तमाम चीज़ों की बेसिस पे आप रिव्यू करते हैं। अब ये मुमकिन नहीं है कि आप बहुत ही शॉर्ट टर्म बना लें, 10 दिन के बाद आप दोबारा रिव्यू करेंगे। तो रिव्यू शुड बी रियलिस्टिक। नाउ दैट इज डिपेंडेंट अपॉन वेरियस फैक्टर्स। वो वेरियस फैक्टर में क्या है कि कितना रिस्क प्रोफाइल बहुत ज्यादा अगर क्रिटिकल है, कि आपका रिस्क प्रोफाइल कितना क्रिटिकल है। अब जितना क्रिटिकल आपका रिस्क प्रोफाइल होगा उतना रिव्यू डेट आपका श्रिंक हो जाएगा, कम होगा। तो ये चीज़ आपने मेंशन्ड रखनी है, ये चीज़ नोटिफाइड रखनी है, ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ का अंदाज़ा हो कि आप जो रिव्यू डेट रख रहे हैं वो रिव्यू डेट रियलिस्टिक है या नहीं है। ठीक है जी। देन रीजंस फॉर द रिव्यू डेट गिवन, यहां आप वो रीजंस डिफाइन करेंगे कि जो रिव्यू डेट आपने प्रपोज की है, वेदर इट इज शॉर्ट टर्म और वेदर इट इज लॉन्ग टर्म, तो इसके रीजंस क्या हैं। तो दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू ब्रीफ। एंड थर्ड पॉइंट, इंडिकेट हाउ रिस्क असेसमेंट फाइंडिंग्स विल बी कम्युनिकेटेड through broadcasting, through notice boards, through notifications, through emails, through verbal communication, graphical communication, written communication, whatever it is। जो भी आपका मैथोडोलॉजी ऑफ कम्युनिकेशन होगा वो आप डिफाइन करेंगे इस पोर्शन में। एंड आफ्टर दैट इंडिकेट हु द रिस्क असेसमेंट फाइंडिंग्स विल बी कम्युनिकेटेड टू। अब इसमें ये नहीं लिखना है आपने कि दैट वुड बी कम्युनिकेटेड टू माय बॉस XYZ, उसका नाम है, मैं उसको कम्युनिकेट, नो,
देयर इज वंस अगेन अ सेट ऑफ पीपल जिनको आपने कम्युनिकेशंस करनी है, वो मैनेजरियल है, वो वर्किंग स्टाफ है, हु सो एवर इट इज, आपने किन लोगों को ये रिव्यूज, ये फाइंडिंग्स आपने सेंड आउट करनी है, उनको नोटिफाई करनी है, वो कौन सा ग्रुप होगा, दैट इज व्हाट ये आपने आइडेंटिफाई करना है। एंड फाइनली यू नीड टू इंडिकेट हाउ विल यू फॉलो अप टू चेक दैट द आइडेंटिफाइड एक्शंस हैव बीन कैरिड आउट। जो भी आपने एक्शंस आइडेंटिफाई किए थे वो इंप्लीमेंट हो चुके हैं या नहीं हो चुके, तो दैट इज अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दैट यू नीड टू इंश्योर। ठीक है जी। सो आई होप कि आपको ये क्राइटेरिया पूरा ब्रीफली समझ में आ चुका है। नाउ वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स द रिपोर्ट, जो कि सैम्पल रिपोर्ट है, और उसको समझते हैं हम कि ये किस तरह से निबॉश ने एज अ सैम्पल बनाई है, तो ये फॉर्मुलेट कैसे की है, कौन कौन से की फीचर्स हैं, कौन कौन से लिमिटेशंस हैं दैट वी नीड टू फॉलो, एंड आफ्टर दैट वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स अ सैम्पल रिपोर्ट जो कि विनिंग रिपोर्ट है। और इस रिपोर्ट ने आईजी के जो भी ओबी एग्जामिनेशन हुआ था उसमें डिस्टिंक्शन गेन की है। सो वी विल अंडरस्टैंड कि हम कौन से ऐसे पॉइंट्स कैप्चर कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं, और किन बातों को हमें अवॉइड करना ज़रूरी है। सो स्टे ट्यून्ड and see you in the next lecture.